कि वो इतना खौफ खाते थे इस आईपीएस अधिकारी से जिनका नाम है विक्रम सिंह, जो हमारे साथ आज मौजूद है। कड़क नाम है आपके मंच का। जी, तो उम्मीद करता हूं कि वार्तालाप कड़क ही होगी। बिल्कुल कड़क होगी सर, आप आए हैं तो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 11 जजेस ने अतीक के मैटर्स में अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हम इस केस को नहीं करेंगे, और कोई कारण नहीं दिया। अतीक अपना बड़ा कुत्ता लेकर के मंच पे जाता है। एक तो यही क्या कम है कि पालतू कुत्ता लेके मंच पे गया और मुख्यमंत्री उससे हाथ मिला रहे, और जितनी राहत जनता ने ली प्रयागराज की, कहीं कर दी। मुख्तार अंसारी वगैरह जो थे ये कम दुष्टात्मा थे, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि कोई उनके ऊपर आंख उठा के देखे तो उसको मिट्टी में मैं मिला दूं। वो सुपरस्टार का अपहरण करना चाहता था, और वो आप कहता था कि आपसे इतना डरता है कि आप कहा गया कि आप वो कहा कि आप उसके सेल में सांप छोड़ देंगे। क्या वाकया था वो? राजू भटनागर बड़ा शातिर दिमाग का था। जाहिर है कि जो अमिताभ बच्चन के अपहरण का एक षड्यंत्र रच सकता है वो कितने शातिर दिमाग का होगा। ये बात दूसरी कि उसका एनकाउंटर मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर था कि वो जेल में गया और उसने एक दरखास्त डाली कि विक्रम सिंह यहाँ पर हमारे जेल के सेल में सांप निकलवाने की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि तुम अपने को सुरक्षित न मानो। आईएएस आईपीएस की नौकरी एक तपस्या है। आईएएस आईपीएस की नौकरी माँ बाप के पुण्य से और आपके पुरुषार्थ से मिलती है। उस तपस्या को खंडित ना करें प्रमाद से, लापरवाही से, और एक इजी लाइफस्टाइल लेकर के, रील बना करके। एक कुख्यात अपराधी जिसने अपहरण को उद्योग में बदल दिया, लेकिन वो इस आईपीएस अफसर से इतना डरता था कि वो कहता था कि ये मेरे सेल में सांप छोड़ देगा। इसी तरह ये कहानी माफिया अतीक अहमद के साथ भी थी, वो भी इससे इतना डरते थे। मतलब वो समझिए कि वो इतना खौफ खाते थे इस आईपीएस अधिकारी से जिनका नाम है विक्रम सिंह, जो हमारे साथ आज मौजूद है। आईपीएस जो पूर्व आईपीएस रहे हैं, और यूपी के पूर्व डीजीपी, और वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर। विक्रम सिंह सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सचिन जी, बड़ी कृपा की आपने अवसर दिया अपने प्रतिष्ठित मंच पर वार्तालाप का। कड़क नाम है आपके मंच का। जी, तो उम्मीद करता हूं कि वार्तालाप कड़क ही होगी। बिल्कुल कड़क होगी सर, आप आए हैं तो। तो सर, आपके ज़माने में जो आपका लंबा करियर रहा है, प्रशासनिक अनुभव रहा है, कहानी वहीं से शुरू करते हैं। जब आपके समय में सुनता हूँ कि अतीक अहमद जैसे माफिया का काफ़ी दौर था, एक डर था। क्या था और आपने क्या महसूस किया और कैसे टैकल किया उस समय को सर? पुलिस के कई दौर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा चंबल घाटी के 10 युद्धों का, जी, माधव सिंह, मलखान सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी आदि आदि। जी, जी। उनका सबका सफाया हो। तो मैं उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रहा हूं जहां पर मरने मारने और पुलिस और थानों पर आक्रमण हुआ। कदाचित आप कह रहे होंगे थाना अलीगंज, जिला एटा, जिसपे छविराम गिरोह ने वहां के फोर्स के ऊपर आक्रमण किया और पूरा थाने का थाना एम्बुश करके इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 10 अन्य पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। ये बात दूसरी थी कि उसके बाद उनका सफाया हुआ, सारे डाकुओं का सफाया हुआ, फिर पंजाब चरमपंथी पर शुरू हुआ। तो ये सब तमाम चीज़ें थीं। लेकिन ये जो घटनाक्रम था 1985-88 के बाद, जब ये संगठित अपराध शुरू हुआ, माफियागिरी शुरू हुई और कुछ राजनीतिक संरक्षण इनको मिलने लगा, जिसमें इनको प्राण ऊर्जा और प्राण वायु मिलती रही, ऑक्सीजन मिलता रहा। तो सचिन जी उसके बाद ये फलते फूलते रहे। इनका साम्राज्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ता चला गया। कुछ पुलिस की उदासीनता, कुछ पुलिस का संरक्षण, और उसके बाद एक तरीके से जब शासन का संरक्षण प्राप्त होता है तो पुलिस इनको केवल च्यवनप्राश और होम्योपैथी का ही इलाज करती है, उसके ऊपर इलाज नहीं जाता है। दिखाओ ये कि बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन काम धाम धेले का नहीं। इनकी वैभव, इनका संसाधन दिन ब दिन सचिन जी बढ़ता चला गया। 1990 में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट आई। उसके बाद श्री प्रकाश सिंह जी डीजीपी थे, तो यूपी गैंगस्टर्स एक्ट आया, नकेल लगना शुरू हुई और ये त्राय त्राय करने लगे। फिर जब सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर इनको एक पुनः जीवन दान मिलता है, और उसके बाद जब जहां ऐसा अवसर मिला, उसके बाद जब फिर सत्ता परिवर्तन होता है, तो जैसे मैं डीजीपी बना 2007 में, जी, तो अशरफ ने पहली बार मेरे चार्ज लेने के 2-3 जी। दिन के अंदर ही मदरसे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। बच्चियों के साथ मदरसे के सामूहिक बलात्कार किया। तो मुझे लगता कि अब मुझे टेस्ट केस करना होगा, क्या मैं कर सकता हूं। तो इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, पूरी अच्छा। कार्रवाई जो हो सकती थी, और केस रजिस्टर करके इनके अंदर वो कार्रवाई की जो अब तक नहीं हुई थी। तो इनकी बेगम शाइस्ता ने वक्त मांगा, क्योंकि ये तो भूमिगत थी, इनकी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आने की या कोई वार्तालाप करने की। मेरा पहला इंटरैक्शन वहीं पर हुआ था। शाइस्ता अपने बेटे
जो इनकाउंटर में मारा गया, तो बच्चा था बड़ा हाँ, मासूम, हाँ। उसको लेकर के आई और यही कहा डीजीपी ऑफिस में कि आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बेवा नहीं होंगी आपकी अच्छा। छत्र छाया में। उनका मैं भी नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा सब फले फूलें, लेकिन इसके बारे में फैसला आपके शौहर को करना होगा। मैं खुल करके बता दूँ, फिर मैंने बच्चे से कहा कि तुम बेटा थोड़ा दूर बैठ जाओ, उसके लिए कुछ हमने चॉकलेट वगैरह। ये आप अतीक अहमद के बेटे की बात कर रहे हैं? जी हाँ, तुम, क्योंकि ये बातें इतनी सेंसिटिव थी जी, कि जी। बच्चे के ज़हनियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर सकती थी। इसका फैसला आपके शौहर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर खिदमत का मौका दिया मुझे, सेवा का मौका दिया, तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा उनकी सेवा हो जाएगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक फ़र्ज़ है। जहां आपके शौहर और आपकी खुशहाली का मैं जिम्मेदार हूं, इस प्रदेश की 22 करोड़ जनता, उनके भी हुकूक का भी मैं जिम्मेदार हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि कोई उनके ऊपर आंख उठा के देखे तो उसको मिट्टी में मैं मिला दूं। तो कई कई कहानियाँ थी, जैसे कि आपने बताया होगा पहले भी, कि अतीक अहमद के समय में पुलिस वालों तक की हत्या कर दी जाती थी और सीएम जो थे वो कुछ कोई एक्शन नहीं था, वो बोलते थे कि भाई अतीक ऐसा मत करो, ऐसी भी कुछ कहानियाँ थी? सुना था मैंने, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश था इनके कार्यक्षेत्र में, लेकिन मैंने सुना था ये हाँ। कि अतीक सबसे पहले तो कोई सिपाही सम्मन वगैरह लेके गया था, तो उसको पकड़ करके उसकी कत्ल करके और जैसे अस्तूरे से उसकी खाल उतारी जाती है, अच्छा। खाल उतार करके लोथड़ा जब बचा तो ले जाकर चौराहे पे फेंक दो और फोन कर दिया पुलिस अधिकारियों को कि ये लोथड़ा रखा है और दोबारा कोई हिमाकत न करे यहाँ पर आने की। इस तरीके से एक्शन की बात छोड़ दीजिए, आप गूगल पे जाएं और देखें कि एक सार्वजनिक मंच पर अतीक अपना बड़ा कुत्ता लेकर के मंच पे जाता है। एक तो यही क्या कम है कि पालतू कुत्ता लेके मंच पे गया और मुख्यमंत्री उससे हाथ मिला रहे हैं। यह संदेश बड़ा स्पष्ट जा रहा था पूरे प्रदेश में, क्योंकि पुलिस विभाग बड़ा संवेदनशील विभाग है और पुलिस विभाग ने देखा जब एक माफिया का कुत्ता मुख्यमंत्री से हाथ मिला रहा है तो संबंध कितने प्रगाढ़ और कितने पारिवारिक होंगे। तो जब तक कि पुलिस अधिकारी में आत्मघात का जज्बा नहीं होगा, अतीक की तरफ कौन आंख उठा के देखेगा। इसी नोएडा में जहां बैठे हैं सीईओ के घर, क्योंकि वहां कहा अतीक भाई अब प्रयागराज इलाहाबाद छोटा पड़ गया, लखनऊ जाइए। तो लखनऊ में 2-4 प्रॉपर्टी उसने लूटी कब्जियाई। उनका साहब यहाँ कहाँ है, नोएडा जाइए। तो कुछ शुरुआत कैसे करें, उनका जाके सीईओ के घर पे जाइए, तोड़ फोड़ कीजिए, उनको दबा दीजिए। तो ये घर पे गए सेक्टर 15A में और वहां जाके खूब जम के की तोड़फोड़ करने के बाद उनकी बूढ़ी माँ के साथ अभद्रता की और वो चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अफसर कहीं एफआईआर नहीं करा पाए। क्यों? शासन प्रशासन का पूरा संरक्षण था, इसीलिए न एफआईआर हुई न कोई कार्रवाई हुई। तो भूत प्रेत तो पैदा हुए इसी इकोसिस्टम तो में। मतलब आप कह रहे हैं उस समय का आईएएस ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई, उनके घर पे धावा बोला अतीक अहमद के गुंडों ने, और वो ही अपने खिलाफ वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा पाए? नहीं करवा पाए क्योंकि शासन प्रशासन की पूरी शह थी, शासन प्रशासन की बराबर के हिस्सेदार थे। मैं इनको माफिया बाद में कहता हूं, मैं तत्कालीन सरकारों के कमाऊ पूत कहता हूं इनको। तो कमाऊ पूत के ऊपर कोई विकलांगता का श्राप थोड़ी देगा, वो तो चाहेंगे बढ़ते फिर सीईओ तो बदल जाएगा, कमाऊ पूत थोड़ी बदल सकता है। तो ये जो दौर आपने देखा, उस दौरान मुख्तार अंसारी के भी बारे में कई बातें होती थी कि जेल में वो तालाब खुदवा दिया था। तो ये भी तो उस समय के जो नौकर साहब बड़े प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनके समय में ही ऐसा हुआ होगा? सचिन जी, गाजीपुर जेल में ये बताया जाता है, ये तो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि मुख्तार अंसारी मनमाने तरीके से जमानत कैंसिल करा के वर्तमान सरकार जब आई तो रोपड़ जेल पंजाब चला गया जी। लेकिन उसके पहले जब गाजीपुर जेल में था तो तालाब खुदवाया गया, जिससे कि भाई को अगर रात बिरात कभी भी ताज़ी मछली की ज़रूरत पड़े, रोहू टेंगन, तो तत्काल मछली ताज़ी ला करके भाई को पेश की जाए। वो अपना दरबार लगाते थे, जेलर उनके सामने से गुजर नहीं सकता था। और शाम को बैडमिंटन होता था जिसमें गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे। और ये सब लोग जब कभी बरेली जेल में थे तो मुझे याद आ रहा है, अभी हाल की बात है, तो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हमारी पोस्टिंग यहाँ से करा दी जाए क्योंकि हमें डर लगता है, अपने जीवन भय है इन लोगों से। तो मैं तो यही कहूँगा फिर लानत है आपके सर्विसेज में होने की अगर आप इतने भयाक्रांत हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 11 जजेस ने अतीक के मैटर्स में अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हम इस केस को नहीं करेंगे, और कोई कारण नहीं दिया। लेकिन अगर रिक्यूज किया तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि शायद कदाचित कारण आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट का प्रकरण है, संवेदनशील है। निष्कर्ष आप और आपके सुधी दर्शक स्वयं निकाल लें
कि क्यों 11 जज ने, ये उसका भय और आतंक का परिमाण था। तो मतलब ये ऐसी हालत थी यूपी में, आपको क्या लगता है ये बदलाव फिर कैसे आया? जैसे पहली बार हमने यूपी में ये देखा होगा कि अपराधी खुद गले में तख्ती डालकर थाने पहुंच रहा है कि हमें अ, जेल में डाल दीजिए। ऐसा पहले मैंने कभी यूपी में नहीं देखा था। आपको आप सब समझ रहे हैं और मैं दोबारा आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक दौर वो था कि जब सार्वजनिक मंच पे एक माफिया अपने कुत्ते को लाता है, यही क्या कम तूफान बदतमीजी है, जी। और कुत्ते से मुख्यमंत्री का हाथ मिलवाता है। इतना दुस्साहस मुख्यमंत्री से तो हम आप हाथ न मिला पाएंगे हुँ। आसानी से। ये वो दौर था जब लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है हाँ, ये वाले वही दौर। दौर है। अब उसके बाद दूसरा दौर आया। सदन में सदन के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, 3 शब्द। तो आप समझ सकते हैं कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया होगा पुलिसिंग में और सुरक्षा वातावरण में। एक तब था कि कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, दूसरा कि मिट्टी में मिला देंगे। वही पुलिस, वही अधिकारी, और मिट्टी में मिल भी गए। योगी जी महाराज की वाणी में सरस्वती विराजमान थी कि उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिल भी गए। बड़ी आलोचना हुई, कैसे मिट्टी में मिल गए। योगी जी ने, किसी ने पूछा, उनको तो मरना ही था, मर गए। अब जुडिशियल कमीशन बैठा, उसने अपनी फाइंडिंग्स दे दी, वो भी आपको स्वीकार्य नहीं है। अब जिसको स्वीकार नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आपकी जोड़ी, आपका संबंध माफिया से क्या है। कुछ धन प्राप्त वगैरह होता था, जो इतनी आप जो है तरफदारी माफियाओं की, बाहुबलियों की कर रहे हैं। माफिया की हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में हुई, नहीं होनी चाहिए थी, वो एक अपराध था। लेकिन उस अपराध की जुडिशियल कमीशन ने जांच की, संस्तुतियां दी, और उसको तो एक्सेप्ट करना, मानना हमारा आपका काम ही है। तो मैं समझता हूं कि इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए। और जितनी राहत जनता ने ली प्रयागराज की, कहीं कर भी मुख्तार अंसारी वगैरह जो थे, ये कम दुष्टात्मा थे। नंद किशोर रुंगटा की जो हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से अपहरण हुआ, पैसा भी लिया, पैसा लेने के बाद भी टुकड़े टुकड़े करके, गंगा जी में आज तक लाश का पता नहीं लगा। और इस तरीके से उसने अपनी पैरवी की कि एक तरीके से दोषमुक्त भी हो गया था। और इसके अलावा मुख्तार के और तमाम केसेस, जो एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी दिन दहाड़े, एलएमजी की डकैती डलवाई, राजपुताना राइफल से अपने गनर के भतीजे से, मुन्नर यादव शायद नाम था, कि एलएमजी लेकर क्या, क्योंकि बुलेट प्रूफिंग को पार करके हत्या की जाएगी। तो सचिन जी ये सब जब किया, और मैं समझता हूं कि शायद 600 से 800 500 से 600 राउंड गोलियां चली थी, और कृष्णानंद राय के जिस्म पे सैकड़ों गोलियों के निशान और आर पार के निशान। उसकी शिखा काट के मुंडा बजरंगी ले गए, उसको ट्रॉफी दिखा रहे थे। ये भय और आतंक और निर्लज्जता की पराकाष्ठा, ये देख ले, गरीबों के मसीहा। मैं किसी का राग द्वेष मेरा नहीं है, लेकिन मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे तत्वों को, गरीबों का मसीहा जो कहते हैं, और 4 वोटों की चाटुकारिता में जाकर के चरणचापन करते हैं। तो आपने जो ये समय देखा होगा, जैसे आप ही के समय में राजू भटनागर की भी कहानी थी कि वो सुपरस्टार का अपहरण करना चाहता था, और वो आप कहता था कि आप आपसे इतना डरता है कि आप, कहा गया कि आप, वो कहा कि आप उसके सेल में सांप छोड़ देंगे। क्या वाकया था वो? देखिए, एनकाउंटर्स की बातें बहुत होती हैं। तब ऐसा दौर था, सरकार का समर्थन था, सरकार के, और खूब एनकाउंटर, दनादन एनकाउंटर। इतने एनकाउंटर हुए कि मानवाधिकार आयोग से लेकर के तमाम चीज़ें, पत्रकार बंधु, वो सब बिल्कुल एक तरीके से सोचते थे। लेकिन कहीं एनकाउंटर अगर असली है तो आपको भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। एनकाउंटर फर्जी है तो फिर आपका जो थाने का सफाई कर्मी है वही निपटाने के लिए पर्याप्त है। यह संतोष का विषय है कि एक भी एनकाउंटर फर्जी नहीं था। लेकिन उन एनकाउंटरों का प्रभाव ये पड़ा, एटा जहां पर साम्राज्य था कि थाने, आपने पूरा नथुआ का थाना अलीगंज पूरा निपटा दिया था गैंग ने, और आज ये था कि जितने बीन बीन करके जहां जो आए उसके ऊपर कार्रवाई ऐसी कीजिए जो कि एक नज़ीर बने। राजू भटनागर बड़ा शातिर दिमाग का था। जाहिर है कि जो अमिताभ बच्चन के अपहरण का एक षड्यंत्र रच सकता है, वो कितने शातिर दिमाग का होगा। ये बात दूसरी कि उसका एनकाउंटर मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये ज़रूर था कि वो जेल में गया और उसने एक दरखास्त डाली कि विक्रम सिंह यहाँ पर हमारे जेल के सेल में सांप निकलवाने की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि तुम अपने को सुरक्षित न मानो, जेल के अंदर भी सांप निकल आते हैं, तुम जिंदा बाहर नहीं आओगे जेल के। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इसकी जांच हुई। जांच हमारे आईजी साहब कर रहे थे,
तो मैंने आईजी साहब से भी यही कहा जो सवाल आपने पूछा, तो उनका मैं कुछ सपेरा हूँ, मैं कुछ सांप पालता हूँ, मैं कुछ सांप की ट्रेनिंग देता हूँ कि जा करके यहाँ जाकर किसको डस लो। ये फिल्मों में और चंदा मामा की कहानियों में तो ठीक लगता है, लेकिन रियल लाइफ नहीं है। तो आईजी साहब ने मेरा बयान नोट किया और यही कहा, खैर जांच में तो कोई चीज़ प्रकाश में ऐसी नहीं आई, लेकिन जो भाषा, शैली और स्टाइल है, वो विक्रम पूरी तुम्हारी वाली है। जो तेवर था जो आपका। तेवर था ये बिल्कुल तुम्हारी थी कि तुम जिसके पीछे जाते हो तो आंख में हाथ डाल करके तुम सूचना और प्राण निकाल लाते हो। तो स्टाइल और शैली बिल्कुल तुम्हारी ही थी। उनका सर आप जैसा ठीक समझे, लेकिन कोई प्रमाण हो तो मुझे बता दें। जी। मैं कभी मैंने सांप को देखा हो, कितनी बार मैं आपके निवास पे आया हूँ शिष्टाचारवश, कितनी बार आप पधारे हैं मेरे यहाँ आशीर्वाद देने, कभी आपने मेरे यहाँ कोई सांप या सपोला देखा हो या मैंने सांप के बारे में कोई चर्चा की हो? मैं तो नाग पंचमी नहीं जानता हूँ कब नाग पंचमी होती है। ये उसने कैसे किडनैपिंग प्लान की थी राजू भटनागर ने? उसका बड़ा एक अच्छा मोडस, उस ज़माने में वो अपने तरीके से लोगों को, जैसे नए शहर में गया तो उसने अपने को धनाढ्य बता करके बहुत बड़ा पूंजीपति है, महाराष्ट्र या गुजरात से आया है, और एक अपने 8-10 लोगों का गिरोह बना करके उसमें 2-3 महिलाएं भी पढ़ी लिखी सुशिक्षित और जो फिल्म लाइन से कुछ जुड़ी हुई हो तो और भी अच्छा, जा करके पहले मित्रता करता था। मित्रता करने के बाद पारिवारिक संबंध बनाता था, उसके बाद कहीं आमंत्रित करता था, ताश पार्टी है या कोई कथा वथा है, और उसी के बाद पार्टी के बाद अपहरण कर लेता था। और अपहरण ऐसी शातिर दिमाग से करता था कि कंप्लेंट तक नहीं होती थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, कानपुर में या जालौन में एक किडनैपिंग की थी 1980 में। बड़ा सेंसेशनल एक अपहरण हुआ था। जब अपहरण हो गया, पूरी 3 जिलों का पुलिस बल लगा और दबाव पड़ा, तो खैर वो सेठ जी छूट के आ गए। जब छूट के आ गए तो हम लोगों ने कहा, सेठ जी बयान दीजिए, आपको किसने अपहरण किया, कितनी फिरौती दी? तो सेठ जी ने कहा, जैसे सचिन जी आप सब पत्रकार बंधु आ जाएं, और सबके सामने मैं केवल 2 वाक्य कहूँगा। मनुष्य के जीवन में, मुझे एग्जैक्ट, मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब वो पीड़ित होकर के एकांतवास में चला जाता है। अच्छा। तो मैं भी, कुछ ऐसे बिंदु थे जिसके मैं बहुत व्यथित था और मैं एकांतवास करने चला गया था। और एकांतवास के बाद जब मेरी मनस्थिति शांत हुई तो मैं पुनः वापस स्वेच्छा से आया हूँ। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ, मैंने किसी को कोई फिरौती नहीं दी, और मैं चाहूँगा कि अब आप मुझे अनुमति दें, मैं दिमागी तौर से बहुत थक चुका हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। ये बिल्कुल रटी रटाई 4 लाइन सेठ जी ने पढ़ दी, जो मुझे लगता है कि राजू भटनागर ने ही सिखा करके भेजा होगा। हमारे बगल में उमाशंकर वाजपेयी जी थे, जो जालौन के एसएसपी थे, वो बिल्कुल तमतमा गए। उन्होंने कहा, यहाँ 8 दिन से खाक छान रहे हैं बीहड़ों में, इधर से उधर, उधर से, और ये फरमा रहा है बुढ़ऊ, मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे क्षण। शांत हो जाए, बैठ जाए, अब जो उसने कह दिया तो कुछ हो नहीं सकता है। जी। तो क्या कारण था वो? उसका डर था या कुछ और कारण? डर कि पैसा दे दो कि अगर एक बार अपहरण हो सकता है तो अपहरण दोबारा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, तुम्हारे पुत्र का हो सकता है, तुम्हारे नाती पोतों का हो सकता है। तो बिल्कुल रटी रटाई, बहुत आप कोशिश कर ले, एक शब्द वो दाएं बाएं नहीं हुआ। तो इसलिए उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो अमिताभ बच्चन तक का अपहरण करने की सोच लिया। प्लानिंग तो कर ही लिया था उसने, और वो कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि वो जाके बिफ्रेंड करता, कुछ लाता, नागरिक अभिनंदन एक शो कराता, उसको अपहरण कर लेता। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2 लोगों का अगर आप देखें तो एक राजू भटनागर और एक बबलू श्रीवास्तव, इन दोनों का ये दिमागी खेल हुआ करता था। तो सर आपने जैसे बीहड़ों की बात की, तो जैसे हम देखते हैं फिल्मों में, बीहड़ों में घोड़े पर सवार होकर, और जो चूंकि बीहड़ का रास्ता ही बहुत खतरनाक सा है, तो जब आपने बीहड़ों में डाकुओं का सामना किया होगा तो क्या था उस समय? कैसे वो लोग, मोडस ऑपरेंडी क्या थी और कैसे आप लोग पकड़ते थे उनको? मोडस ऑपरेंडी ये था कि इनके गिरोह चलते थे, जातिगत आधार पे इनकी रंजिशें भी होती थी, मित्रता भी होती थी। आपने सुना होगा मलखान सिंह गैंग जो था वो ठाकुरों का था, फूलन देवी जी का जो था वो बैकवर्डों का था, उसमें मुस्तकीम और विक्रम मल्लाह वगैरह थे। इसी तरीके से, लेकिन इनके पास हथियार पुलिस से एक जनरेशन आगे थे। आप पूछेंगे कहाँ से आए? बांग्लादेश वॉर 71 के बाद ये हथियार खरीद के लाते थे और इनका सप्लाई सिस्टम था। हथियार और कारतूस खरीदने का भी आर्मी डेजर्टर से, पुलिस डेजर्टर से, और 71 के तो हथियारों की इनके पास कमी नहीं रहती थी। जब ये गोली चलाते थे, एक मैं आपको बता दूं, एक भगवान सिंह कमांडर एक गैंग हुआ करता था, D39 विद्याराम गैंग, A3 मलखान सिंह गैंग, ये इनकी कोडिंग होती थी। 10वीं उन्मूलन अभियान जब होता था तो इनकी कोडिंग होती थी। अब हथियार इनके पास बहुत बढ़िया, फायरिंग प्रैक्टिस, रख रखाव बहुत अच्छा।
इनकी सप्लाई दूसरी थी कि जब हम कहीं जाते हैं, जो हमको माल मिलता है इसको बेचने का कौन से सोनार होंगे, कौन से साहूकार होंगे, कैश हम उनके यहाँ जमा कर देंगे, सोना हम किसी सोनार के यहाँ बेच देंगे। वो पूरी एक अर्थव्यवस्था ही उनकी एक अलग सी थी। मतलब पूरा एक नेटवर्क या नेक्सस चल रहा था। पूरा नेटवर्क। और इनके 50 60 70 के गैंग्स चला करते थे। भगवान सिंह कमांडर चूंकि आर्मी का डिजर्टर था, तो सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा लेके और मैग्नेटिक कंपास लेकर के, और जो उनकी ड्रिल और फॉर्मेशन होती थी, जैसे उनको अगर आगे बढ़ना है तो वो भूलता नहीं था एक शब्द। वो बिल्कुल इशारे में, जैसे कमांडोज चलते हैं स्ट्रेट, एरो हेड में चलना है तो एरो हेड ऐसे बना देगा, एक्सटेंडेड ऑर्डर में चलना है तो हाथ फैला देगा। बिल्कुल आर्मी की जो डिसिप्लिन थी, इसीलिए उसको निष्क्रिय करने में काफ़ी समय लगा। मलखान सिंह गैंग चरित्र का बड़ा पूरा था, तो उसको निष्क्रिय करने में बहुत समय लगा, बल्कि अंततोगत्वा वो मारा नहीं गया। भगवान सिंह तो मारा गया, D39 विद्याराम, क्योंकि सबकी कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो आपको अपना सूचना तंत्र ऐसा करना है कि आपको मुखबिरी बहुत कायदे की मिले, मुखबिरी ऐसी मिल जाए, क्योंकि आपने सही कहा, बीहड़ की टोपोग्राफी ऐसी होती है कि आपके इतनी दूर पे जहाँ पर आपका दरवाज़ा है, अगर 400 आदमी शांत होकर बैठे हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि 400 आदमी आपके ऊपर निशाना लेके बैठे हैं, और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आप चुपचाप निकल गए तो आपको जाने देंगे, और अगर आपने मोर्चा लिया तो आपके ऊपर गोली चला के आपकी हत्या भी कर देंगे, जैसा कि कहीं हुआ भी। अब सूचना देने वाला कौन है, सूचना कैसे प्राप्त करेंगे, तो मुखबिर पैदा करना भी एक कला है। 4 कारणों से मुखबिर और सूचना देने वाले लोग बनते हैं। रिवेंज यानी बदला, प्रतिशोध, किसी के यहाँ बलात्कार किया हो, किसी के खेत जला दिए हो। रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, अगर पुलिस ने कह दिया 10 लाख का इनाम है। जेलसी यानी प्रतिस्पर्धा, एक गिरोह की दूसरे से, मान लीजिए मलखान सिंह गिरोह गैंग है तो फूलन देवी गिरोह उसकी मुखबिरी कर सकती है। और डर कि गांव वाले इतना भयाक्रांत है कि मरता क्या न करता, वो सूचना दे देंगे। लेकिन तब दूरसंचार इतना नहीं था, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल थी, तो वो खतरे से खाली नहीं। और 20% मुखबिरों की मौत डकैतों की हत्या से ही होती थी। तो बेहतर ये होता था कि अपनी मौजूदगी आप बीहड़ में खुद रखें, भेष बदल करके रखें, मौजूद रहें। और तब हमारे अफसरान भी ऐसे कड़क होते थे, जैसे मान लीजिए मैं एटा में हूँ या आगरा में हूँ, तो कहते थे मैं यहाँ हेडक्वार्टर्स में हूँ, आपके दफ्तर का काम तनख्वाह वगैरह मैं दिलवाऊंगा, आप जाएं बाहर बीहड़ में ही रहिए और तब लौट के आइएगा जब टारगेट मिल जाए। ये नहीं कि अभी सुबह गए और डिनर घर में खा रहे, ये सब नहीं चलेगा। आप 3-4 दिन का राशन पानी ले करके जाइए और वहीं रहिए और एम्बुश लगा करके मार करके आइए। तो मतलब आपका ये कहना है कि वो बीहड़ में ये एम्बुश के लिए मान लो 6 से 7 लोगों की टीम जाती होगी? 6-7 लोगों की टीम कभी नहीं जाती थी। टीम जाती थी कम से कम 40-50 लोगों की पीएसी। 40-50 जी, कम से कम 3-4 थानों की फोर्स, एक कंपनी पीएसी, 3-4 लोगों की फोर्स नहीं जाती थी। तो वो सब पैदल चलते होंगे बीहड़ में? न सब पूरा सपोर्ट रहता था। आपकी ट्रक्स है, आपकी हमारी लेकिन वो वहाँ। मैंने देखा बीहड़ का एरिया तो ज़्यादातर लेकिन जब आप कोम्बिंग में जाएंगे, हाँ। वो पूरा पैदल होगा। वहाँ पे आपकी वाहन नहीं जाती है। आपने बेस पे अपनी गाड़ी वगैरह सब छोड़ दी, वहाँ आपका कैंप है। जब आप रात को लौट के आएंगे तो वहाँ पर इतना बेसिक इंतज़ाम रहेगा कि आपको ये तो खिचड़ी या रोटी सब्जी मिल जाएगी, फिर आप ला करके आएँ घूम करके, और या तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, सक्सेस नहीं मिलती आपको दोबारा आगे बढ़ना है, आप रात को लौट करके आए। लेकिन ये 7-8 आदमी नहीं, वो कम से कम 100 लोगों की एक टीम बनती थी, और 100 लोगों का दल जाके एक्सटेंडेड ऑर्डर में फिर गांव-गांव जा करके सूचना लेते हुए, देते हुए, और जो आपके संदिग्ध लोग होते थे उनको उठा करके लाना, उनसे पूछताछ करना, 216 आईपीसी यानी गैंग को पनाह देने वालों को उनके खिलाफ कार्रवाई करना। वो एक पूरा ऑपरेशन, जिसको कहते थे कोम्बिंग ऑपरेशन, चल रहा है। तो ये कितने दिन चलता होगा? मतलब आपको, अगर आपने किसी बीहड़ में किसी डाकू के खिलाफ ऑपरेशन किया होगा तो कितना वक्त लगा होगा आपको? ये 24 घंटे से लेके, मतलब 18 घंटे से लेकर के अगर रात तक चला, क्योंकि रात के बाद फिर संभावना ये होती है तो आप मार ही लेंगे या गैंग भाग जाएगा, अन्यथा 5-6 दिन में ऑपरेशन समाप्त हो जाते थे। अच्छा। तो सर इस तरह से जो आपका, मतलब आपने बीहड़ों में कितने डाकुओं का मतलब आमना सामना ऐसे किया होगा? गिनती है। मैं काश आपको वो फ़ोटो दिखा लेता, मेरे मोबाइल में कुछ फ़ोटो है, लेकिन एक तो पहली चीज़, एक उचित नहीं है कि किसी की लाश की फ़ोटो दिखाई जाए। नंबर 2, महावीरा, पोथी, शिवराज, नेक्से, काशी बाबा, कितने लोगों का निस्तारण बीहड़ में ही किया गया, क्योंकि उसके लिए जाना पड़ेगा आपको बीहड़ में दोनों तरफ से गोली चलेगी। अगर आपका प्रशिक्षण और आपकी ट्रेनिंग और आपका निशाना अचूक है तो आप कामयाब होंगे। आप अगर सावधान नहीं हैं तो दुर्भाग्य से पुलिस की कैजुअल्टी भी हो जाती है। तो मैंने तो कुछ ही नाम आपको गिनाए। ये है
6 महीने के काम की फहरिस्त। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रहा हूँ इस एरिया में 8-10 साल। तो अंदाज आप लगा लीजिए कि 10-20 फोटो में दिखा नहीं सकता कि एक-एक दिन में 8-8 लाशें बिछी हैं और हम लोग पीछे खड़े हैं। आपको इतना ही बता दूं कि आप मेरे वर्णन से समझ सकते हैं कि कितने डकैतों का एनकाउंटर हुआ है, बलात्कारियों का एनकाउंटर हुआ है। तो ये जो आपने सर एक ये एनकाउंटर की बात हुई, जैसे बोलते हैं आयरन हैंड से निपटना, तो ये क्या लगता है आपको कि एनकाउंटर से क्या माफिया डरते हैं, गैंगस्टर डरते हैं? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं एनकाउंटर होता ही रहता है लगातार और नई पौध पैदा हो जाती है। एनकाउंटर, वो एनकाउंटर, ये लंगड़ा एनकाउंटर और आधा एनकाउंटर की तो बात ही ना करें आप। मैंने मुझसे ज़्यादा एनकाउंटर की संख्या शायद ही किसी की होगी और मैंने ज़िंदगी में एक भी आधा एनकाउंटर या लंगड़ा एनकाउंटर आज तक नहीं किया है। मेरा एनकाउंटर जब तक दूसरे लोग पे न भेजें तब तक मैं उसको एनकाउंटर नहीं मानता। हालांकि कानून की परिभाषा ये है कि एनकाउंटर दोनों तरफ से हो सकता है, आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उसको एक भी गोली न लगी, वो सरेंडर कर दे, वो भी एनकाउंटर है। लेकिन अब मेरा जो सिस्टम था उसमें न किसी ने सरेंडर किया, न कोई लंगड़ा हुआ, वो सीधे दूसरे लोग में ही गया। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लोग यही कहते हैं कि बड़ा डेंजर आदमी है, समझ रहे हैं, कहते हैं डेंजरस नहीं कहते थे, बड़ा डेंजर आदमी है। अब जब तक ये यहाँ एसपी है तब तक इलाका छोड़ के चले जाओ, वरना ये मरवा देगा। तो ये समझ लीजिएगा अगर मैं एटा में हूँ तो 3 जिला दूर छोड़ करके लोग क्राइम क्रिमिनल्स जाते थे। और जिस दिन बीहड़ में जाते थे तो इन लोगों के अपना नेटवर्क स्काउट्स का होता था कि भाई वो आ गया है, बजरंगी डकैत, बजरंगी कहते हैं, बजरंगी आ गया है, अब निकल लो। ये उनकी कोड भाषा थी हमारे कि बजरंगी आ गया, अब निकल लो, क्योंकि ये घेरवा के मरवा देगा ये। तो कितने एनकाउंटर किए होंगे आपने ऐसे? कुछ काउंट किया आपने कभी? आप गेस कीजिए था, जैसे जिन्होंने 56 किया तो उनके ऊपर तो फिल्म बन गई। ठीक 300? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ फील्ड में ही रहा हूँ और रोज 8-10 अगर होते तो उस जमाने में, और रोज होते थे, खुद मैंने अगर किए हैं तो वो आप मान के चलिए 100 से ऊपर होंगे। 100 से ऊपर? हाँ, खुद जो अपने किए। आपने खुद किए 100 जी से हाँ, ज़्यादा एनकाउंटर? लेकिन मेरे चार्ज में, मेरे मार्गदर्शन वगैरह तो वो 300 से ऊपर ही रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे। क्योंकि मैं कहाँ रहा हूँ अगर आप पूछें, कहाँ बताइए? आगरा देहात, जहाँ पर पूरा आपका 40 थाने आपके सिर्फ 10 उन्मूलन में जो जिनके ऊपर फिल्में बनी, मुझे जीने दो, चंबल की कसम, भवानी की कसम आदि। उसके बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद एटा। तो ये सब तमाम जो थी इसको कहते थे वीर भूमि। यहाँ जब गोली चलती थी तो डाकुओं से जब हम कहते थे लाउड हेडर पे कि सरेंडर कर दो मारे जाओगे, तो ये कहता हाकिम अब सील है के जाएंगे। क्या कहे? सील है के जाएंगे, सील है के वहाँ की भाषा में कहते थे अब तो लाश जब बनेगी हाकिम तो उसको जब तुम सील करोगे कि अब तुम सील करके ले जाओ, जिंदा तुम हम नहीं आएंगे। तो वो भी तैयार रहते थे गोली? वो भी तैयार, लंगूरिया गाते रहते थे। अब मैं नाम भी बता दूंगा आपको जो रियल लाइफ है। जिला एटा, गांव नहीं बताऊंगा क्योंकि 1-2 मारे गए, एक भाई नेता हो गया है। अच्छा। तो जो 2 मारे गए वो लंगूरिया गाते गाते लेकिन मारे गए। वो हमने लाख उनसे कोशिश की सरेंडर कर दो, दिन दहाड़े सरेंडर नहीं किया कि हाकिम सील है के जाएंगे यहाँ से। हमने कहा वाकई फिर तुम सीले होके जाओगे तुम यहाँ से, हम किसी को निराश नहीं करते। तो वो मतलब ये एनकाउंटर जैसे घेर के मारा हो, फिर आप चेस में भी एनकाउंटर होता? हाँ, चेस में भी होता था। महावीरा का जो एनकाउंटर वो चेस में, हॉट परस्यूट में, दिन दहाड़े, क्योंकि रात में होता तो आप यही कहते पत्रकार बंधुओं आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है और उस कृपा का मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने जो है फर्जी मुठभेड़ कर दी। ये तो दूसरे की लाश ला जाए या लाश खरीद के ले आए, सड़ी गली लाश को मुठभेड़ दिखा दे। दिन दहाड़े एनकाउंटर 8 घंटे चला, रगेद करके खेत में जाके गेहूं में, जैसे आपका एक गेहुआ सांप गेहूं के खेत में पड़ा हो उसी तरीके से खाकी रंग के कपड़े पहन करके एक आदमी पड़ा और जैसे कोई जाता तड़ाक से गोली मारता था। तो हमने भी एक पिरामिड, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, पिरामिड बना करके देखा तो पिरामिड दिखाई पड़ा कि सामने पड़ा, बस हमने कहा निशाना लो अब मारो उसको, क्योंकि ये भी सील है के जाएंगे, तो सील ही है के जाएंगे, तो सील है के आ गए। फिर महावीरा भी तो रगेद करके, दौड़ा करके, हर एंगल से, चाहे रात का एनकाउंटर हो, चाहे रगेद करके हो, दिन का हो, वो सबका अनुभव है। तो ये आप जब एनकाउंटर पे जाते होंगे तो क्या पिस्टल हो, राइफल क्या ले जाते थे? पिस्टल भी मुझे बहुत शौक है पिस्टल ले जाने का, और 303 राइफल मेरा पसंदीदा हथियार, जिसकी मैं प्रैक्टिस करता था और जिसके ऊपर जीरोइंग मैं खुद करता था। और गाड़ी में मेरे हमेशा इतने राउंड्स रहते थे कि अगर 1-2 घंटा 3 घंटा गोली चले तो 200-300 राउंड मेरे पास हमेशा रहते थे। और एमुनिशन बॉक्स में और बेंडोलिया में लेके चलता था, जिसमें 40-50-20 राउंड उसमें रहते थे बेंडोलिया में,
और उसके अलावा ये मान के चलिए रसद वगैरह, तो कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए धीमे धीमे, जिससे कि दुश्मन को आभास ना हो, कंट्रोल फायरिंग, चैलेंज करते हुए फायरिंग, और पूरा कंसीलमेंट, कैमोफ्लाजिंग कि टीम हमारी सिगरेट न पिए, टीम हमारी खांसी खकारे ना, क्योंकि चलने से पहले पूछ लेते थे कि मुठभेड़ में जा रहे हैं, जिसको खांसी आती हो, जिसका पेट खराब हो, वो पहले ही रुक जाए, क्योंकि वहां जाके एकदम से मुझे मैदान दिशा में जाना है, या खांसने लगे, मालूम पड़े कि फेफड़ा बाहर आने वाला है, तो मेरी पोजीशन आउट हो जाएगी। तो कुछ तो स्वांग में ही कहते, हाँ साहब मुझे बहुत खांसी चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी अलग हो जाओ, पेट खराब है साहब, हम तो अभी भी मैदान दिशा से, तुम भी अलग हो जाओ। लेकिन जो बचते थे, क्योंकि अब तुम्हारे भागने के सारे रास्ते खत्म, मोर्चा संभालो, गोली चलाओ, गोली खत्म हो जाए तो पत्थर मारो, पत्थर खत्म हो जाए तो गाली दो, लेकिन पीछे भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। और भगवान ने बहुत सफलता दी, भगवान ने बहुत सफलता दी। तो जो आप लोग राइफल ले जाते हो, क्या रेंज होती होगी उसकी? डेंजरस, उसके कारतूस के डब्बे पे लिखा रहता है डेंजरस विद इन किलोमीटर, लेकिन हमारी आपकी जो एमिंग होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 गज। टेलीस्कोपिक साइट भी आपने लगा लिया तो 200 गज। फुटबॉल फील्ड की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप देख लीजिए, जितनी लंबाई चौड़ाई एक क्रिकेट फील्ड की होती है, उसके ऊपर तो फिर कयास रहेगा, उसके ऊपर तो स्नाइपर रहेगा, नाइट विजन डिवाइस रहेगी तभी। और हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि हम स्नाइपर राइफल ले जाएं। हमारे जो भी टारगेट थे वो ऐसे थे कि किसी छत में मान लीजिए मोर्चा बना लिया है, तो वहाँ पर हमने 303 से अंधाधुंध फायरिंग की मनोबल गिराने के लिए। फिर हमारे पास एरिया वेपन होता था, हालांकि मॉर्टर का कभी इस्तेमाल करने की नौबत नहीं है, लेकिन LMG का इस्तेमाल कर लो, स्टेन मशीन कार्बाइन का कर लो, बाद में AK-47 भी मिलने लगी थी उसका। तो उसके मनोबल से लोग सरेंडर कर देते थे और मार दिए जाते थे। उसके बाद गांव में जाके अगर छत पे बैठा हो, आपको मालूम है बदमाश अंदर है, उसको कैसे 3 तरफ से घेर के छत के ऊपर कवर करके, छत में छेद करके आप ग्रेनेड फेंक करके मार सकते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हुई हैं। अब के ऑफिसर शायद इसको बड़ा, क्योंकि ये एक्सपोजर उन लोगों को नहीं मिला है, हम लोगों को मिला था। आजकल ऐसे ऑपरेशन शायद नहीं होते होंगे, बीहड़ अब रहा नहीं। बीहड़ अब रहा नहीं, डकैतों की जरूरत नहीं, अब तो साइबर क्राइम ऐसा हो गया। हाँ, बिल्कुल 200 साल की डकैतियों में टोटल टर्नओवर होगा 100 करोड़। यहाँ एक साइबर क्राइम एक दिन में हो जाता है 200 करोड़। तो 100 सोनार की, 1 लोहार की। अच्छा, मरना मराना है नहीं, गोली चलानी नहीं है, जेल होगी, और 100 10-20 करोड़ अगर है तो अच्छा वकील खड़ा करके जमानत भी हो जाएगी। तो अब रूल्स बदल गए हैं गेम के। तो ये जैसे आप रूल्स की बात करें, साइबर क्राइम आज एक बहुत बड़ा खतरा है, डिजिटल अरेस्ट होते हैं और इसमें कई अधिकारी नेता भी फंस जाते हैं। इससे कैसे टैकल किया जाए, आपको क्या लगता है? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अननोन आदमी से आप बात ही मत कीजिए, क्या ज़रूरत है आपसे, आपको ब्लैकमेल करते हैं। मैं 3 उदाहरण आपको सामने देता हूँ। आप आपत्तिजनक साइट्स पे जाते हैं, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जाते हैं, और आप ऐसी जगहों पे जाते हैं और आपके खिलाफ ये वारंट इशू हो गया है, आप तुरंत बात कीजिए, वरना आपकी जेल हमारी टीम आके गिरफ्तार कर लेगी। अब उन्होंने जब खोला डर पे, अब इतना बड़ा देश है, 100-200 आदमी शिकार बन ही जाते हैं, शिकार बन भी जाते हैं और बने भी हैं। उनको कहते हैं कि ये CBI दफ्तर है, ये कोर्ट रूम है, कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे, कहते हैं जितना पैसा है आप लाके अपनी ज़मानत के लिए दीजिए, जमानत नहीं तो दूसरा एक आदमी फ़ोन करेगा कि आप इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको छुड़वा देंगे। और इन केन प्रकार डिजिटल आदमी को मनोवैज्ञानिक तरीके से दिमाग को मेस्मराइज कर देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा किसी के झांसे झपाटे में ना आए, इस तरीके का डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक गैंग बैठा है कहाँ, म्यांमार में और कैम्बोडिया में, यहाँ से बैठ करके इनका, और सब भारतीय वहाँ बैठे लड़के, अभी 150 ये भारतीय लड़के वहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग सब बीटेक हैं और हमको बताइए हिंदुस्तान में 15,000 की तनख्वाह मिलती थी। भाई ये किसने अधिकार दीजिए कि वहाँ जा करके अपना कॉल सेंटर बना करके डिजिटल अरेस्ट का जो है आपने रैकेट पूरा किया, और आपका तो टर्नओवर है वो तो बताया जाता है 1200 करोड़ का। तो डकैत तो बड़े बेवकूफ़ थे, मरे भी, घर द्वार भी छोड़ा, मर भी गए, कुछ अपनी लूट को ये उपभोग भी नहीं कर पाए। तुम तो बड़े अच्छे थे भाई, अपना गए कंबोडिया घूम घाम करके आए और कुछ तो मिला ही होगा तुम्हें। ऐसा थोड़ी कि तुम हाथ झाड़ के चले आए, भारत सरकार ने तुम्हें जो है प्रत्यावर्तन करा के तुम्हें ले आए, तुम्हारा मुकदमा चलेगा। तो सचिन जी इसके ऊपर अगर आप देख लें डिजिटल अरेस्ट में मूर्खता। दूसरी चीज़, अननोन आदमी से बात करते क्यों हैं? दूसरी चीज़ में थोड़ी शर्मिंदगी वाली है, हमारी उम्र के आदमी को अगर रात को 11 बजे कोई एक लड़की कहे हाय, तो आप सबको समझ जाना चाहिए आपकी उम्र का तकाजा, और मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कोई महिला तरुणी आपके ऊपर समय बर्बाद करेगी। आपने कहा हाय,
कसम, मैंने आपकी फेसबुक और मैंने ये देखा, रियल लाइफ बता रहा हूँ, आपकी कविताओं में, लेखनी में बड़ा करिश्मा है। मैं तो बिल्कुल वशीभूत हो गई हूँ आपकी लिखाई की, और मुझे बहुत कशिश है आपकी लिखावट और कविताओं में। एक दिन हो गया, दूसरे दिन कि साहब मैं आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से मोहित हूँ, क्या कैमरा ऑन करेंगे? आपने मूर्खता में, मरता सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, उसने, बुढ़ऊ ने कैमरा ऑन कर दिया। कैमरा ऑन किया, आ हा हा हा, आप तो बिल्कुल धर्मेंद्र के, देवानंद के मिक्सचर लग रहे हैं आप। अब मूर्खता की बात अगर एक बार हो, दो बार, तीन बार हो, चौथे में कहेगा असली पारखी तो यही है, यही मेरी प्रतिभा का असली मूल्यांकन इसने किया है। अब तक तो मैं अंधेरे में बीन बजा रहा था। उनका, सर एक काम कीजिए, मैं बहुत इच्छुक हूँ, आप कमीज के 2 बटन, जब तक वो कमीज का 1-2 बटन, तब तक वो अपना ब्लाउज खोल करके वो खड़ी हो जाएगी, बलवाना, और उसके बाद एक मुच्छड़, मैं जगबीर सिंह राठौर बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का, आप जो बड़ी अश्लील हरकतें करते हैं, इतने पैसे इस खाते में जमा कर दीजिए, जिसको कहते हैं सेक्सटॉर्शन। तो आप जितने भी केस आप देखेंगे कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी हमने खुद चलाई। अनलोन लोगों से वार्ता, ओटीपी, एक नया स्कैम चला है। आप ही के नून आदमी, नून कॉन्टैक्ट से निमंत्रण पत्र विवाह का, जैसे ही आपने निमंत्रण पत्र को आपने खोला, आपका फ़ोन हैक हो गया, पासवर्ड्स वगैरह निकल गए, तो आपको तकलीफ तो होगी। बेहतर ये होगा कि कोई अननोन लिंक आप खोलें ही ना, अननोन लोगों से वार्ता ना करें, अननोन लोगों से कोई संपर्क ना रखें, और रात को अगर हाई और हेलो कुछ आता है, बराए करम उसको ब्लॉक कर दें। तो अभी तो सर ये भी हो गया है, जैसे डिलीवरी में भी कई बार देखा गया है कि डिलीवरी में आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आता है, आपने नहीं मंगाया है, और बोला जाता है कि आपने कुछ ड्रग्स मंगा लिया हो। ओटीपी फ्रॉड्स, वो अच्छा। ओटीपी फ्रॉड एक होता है डिलीवरी में, और दूसरा होता है कि आपने ड्रग्स मंगाया है। जब आपकी डिजिटल अरेस्ट होती है तो उसमें ये कहते हैं कि आपने कुछ ऐसे ड्रग्स या कॉन्ट्राबैंड मंगाए हैं जिसके बारे में प्रतिबंधित है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके बेटे को हमने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो ड्रग्स में या किसी बदनाम बस्ती से पकड़ा गया है। तो अभी मुझे मेरी बात कराओगे, बात तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ इतने पैसे दे दीजिए, ये सब बोल पाटे हैं। बेहतर ये होगा कि ऐसी तमाम कॉल्स को आप दोबारा वेरीफाई करें। अगर आपके पास कोई निमंत्रण पत्र आता है तो आप ये कह दें कि हम इससे नहीं, पहले हम पूछेंगे तुमने कुछ भेजा है कि नहीं भेजा, भेजा है तो किसका है, दोबारा मुझे सेंड करो। मालूम पड़ेगा उसका फ़ोन हैक करके उसी के ज़रिए निमंत्रण पत्र की आड़ में फर्जी आपके मैलवेयर भेजा आपके फ़ोन पे। दूसरी चीज़ ये है कि ओटीपी, आपने अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, अमेज़ॉन खुद आपको अपनी वेबसाइट से आपके फ़ोन पर अपनी तरफ से कि आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, अगर उसकी एक वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको ओटीपी अमेज़ॉन भेजेगा। डिलीवरी बॉय अगर कोई ओटीपी कह रहा है कि मैंने भेज रहा हूँ इसको निकालिए, वो सब कुछ नहीं। डिलीवर करें, माल ले जाएं वापस, दोबारा आइएगा, और कंपनी से कहिए ओटीपी वो देगा। अननोन आदमी की ओटीपी मैं नहीं लेता हूँ। अननोन आदमी की ओटीपी का मतलब मुसीबत को दावत देना है, आपका फ़ोन और आपका पूरा चैप्टर हैक हो सकता है। तो सर ये इतनी सारी आपने बातें बताई, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपका इतना लंबा करियर रहा इस दौरान, और अभी आप जाते होंगे, नए जो युवा हैं जो आईएएस अफसर बनना, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उस दौरान जैसे आपने कई बार वायलेंस देखा होगा, शहर में हिंसा होती है, एक अनकंट्रोल्ड वातावरण होता है, 500 से 600 का मॉब होता है, कैसे वो लोग आज के समय में टैकल करेंगे उन लोगों को, आप बता पाएंगे वो? बिल्कुल, एडवांस इंटेलिजेंस, भीड़ आसमान से नहीं उतरती है, भीड़ को इकट्ठा होने में समय लगता है, आवाहन किया जाता है, लाने के संसाधन दिए जाते हैं। ये थोड़ी कि 600 की भीड़ आकाश से उतर के सीधे आ गई, अवतरण हो गया। भीड़ इकट्ठा होने में जिसने आवाहन किया, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग आप कर रहे हैं, आपकी एलआईयू एक्टिव है, आपकी एलआईयू अगर एक्टिव है तो वो आपको बताएगी ये संगठन आज यहाँ पर इतने लोगों का जमावड़ा हो सकता है, उनके पास पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब हो सकते हैं और वो हिंसा कर सकते हैं, तो अपनी तैयारी वैसे कीजिए। राइट कंट्रोल वालों की ड्रिल कराइए, पूर्वाभ्यास कराइए। राइट कंट्रोल की अगर आपने पूर्वाभ्यास करा लिया है तो उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा होती है, सबसे पहले जो हमारा नियम है एंटी राइट ड्रिल, उसमें सबसे न्यूनतम बल प्रयोग और चेतावनी दे करके, चेतावनी टीयर गैस, चेतावनी वाटर कैनन, चेतावनी लाठी, चेतावनी रबर बुलेट, चेतावनी सॉलिड बुलेट, ये चरणबद्ध तरीके से, तो उसका पूरा अभ्यास होना चाहिए। अगर आप कभी पुलिस लाइन नहीं गए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम आपने पलट के देखी नहीं है, तब तो जब होगा तो आप जाके अब मैं क्या करूं, हाथ पांव फूल, हनुमान चालीसा पढ़ूं, क्या करूं, और होता भी यही है।
तो बेहतर ये होगा कि अपने को इतना तैयार कर लें, कॉम्बैट रेडी कर लें, कॉम्बैट वर्दी कर लें कि जब कभी कोई दिक्कत आए दो दो हाथ करें तो मुंह तोड़ जवाब देने में आपका अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस की नौकरी एक तपस्या है। आईएएस आईपीएस की नौकरी माँ बाप के पुण्य से और आपके पुरुषार्थ से मिलती है। उस तपस्या को खंडित ना करें प्रमाद से, लापरवाही से और एक ईजी लाइफस्टाइल लेकर के, रील बना करके। रील बनाने में तो फुल टाइम जॉब, रील बनाने का भी, रील और प्रशासन भी फुल टाइम जॉब है। तो अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, एसपी है, तो रील बनाने का टाइम आपके पास कहाँ से आ गया? यही अगला सवाल मेरा यही था सर। आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, अक्सर देखते हैं कि पुलिस अधिकारी बड़े, और जैसे एनकाउंटर की भी रील बनती है कि गोली मार दिया उसकी रील बन गई। तो क्या आपको लगता है कि ये बस ये शो ऑफ है, ये आई वॉश तो दिखाना ही रह गया है, या सही में ग्राउंड पे कुछ काम हो भी रहा है इस वाले में? ये एक जिसको कहते हैं मानसिक बीमारी, जिसको कहते हैं नार्सिज्म, नरगिसपना, अपने आप को ऐसी पॉजिटिव लाइट में देखना और दिखाना, सिंघम की तरह। हाँ, सिंघम दबंगम, 3 बटन खोल करके और हिप पॉकेट में पिस्तौल रख करके, तो और कुछ तो नहीं, लेकिन बदनामी और जगहसाई आपकी। लेकिन गवर्नमेंट के अभी ऑर्डर्स हो गए हैं कि कोई भी ऑफिसर ड्यूटी पर रील नहीं बनाएगा, क्योंकि उससे विभाग की गोपनीयता भंग होती है, समय बर्बाद होता है और संदेश गलत जाता है। और मीडिया से बात करने में जब तक सरकार आपको अधिकृत न करे, आप मीडिया में नहीं जा सकते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। तो पहले तो शासनादेश का उल्लंघन होता है अगर कोई रील बनाता है। दूसरी चीज़, ये अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट होता है, अनऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है। और तीसरी चीज़, एक सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है राजकीय सेवा का, सेल्फ एफेसमेंट और एनोनिमिटी, कि अपने बारे में चर्चा न करना। एक मिस्टर जोशी थे सन 51 बैच के, महाराष्ट्र के डीजीपी, वो आईबी के डायरेक्टर भी रहे हैं। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आईबी के डायरेक्टर थे, मौत हो गई। जब मौत हो गई तो उनके बच्चों ने और मैडम ने उनके सामान को खंगालना शुरू किया, तो देखा एक सनद मिली और एक मेडल मिला। बताइए मेडल किसका था? किसका था? पद्म विभूषण। अच्छा। उनको पद्म विभूषण मिला और उन्होंने किसी से, परिवार से भी चर्चा नहीं की कि मुझे पद्म विभूषण मिला है। आज पद्म विभूषण छोड़ दीजिए, अगर आपको गांव में आपका अलंकरण हो जाए, जो कि वो भी नाजायज़ है, तो आप जाके रील बना के कहेंगे आज गांव में मेरा नागरिक अभिनंदन हुआ और वहां पर 2 समोसे और 2 लड्डू सबको बांटे गए। लड्डू देसी घी के थे और समोसे भी बड़े दिलचस्प थे, क्योंकि उसके अंदर मटर और काजू भरे हुए थे। उसी के ऊपर जो है एक उत्तरकांड शुरू हो जाएगा। तो पहले का ज़माना देख लीजिए, आज का देख लीजिए, ये गरिमा अपने व्यक्तित्व में ले आइए। अगर आप काम ठीक ठाक कर रहे हैं तो आपके काम की सुगंधी दूर दूर तक जाएगी। सचिन जी, तो जैसे यही आप जो बता रहे हैं, तो आपको कई बार, जैसे आप नोएडा भी आए थे, नोएडा में आपने कुछ मजनुओं के खिलाफ पहला शायद यूपी में मिशन भी किया था, वो क्या था सर, वो उसके बारे में? सचिन जी, तब ये था कि राष्ट्रपति शासन का युग था। नोएडा बिल्कुल विकास की शुरू हो चुका था। बच्चियां और महिलाएं खूब मल्टीनेशनल में काम कर रही थी और छेड़खानी खूब बढ़ चुकी थी, क्योंकि नया नया नोएडा बना था। दुनिया भर के मन चले आते थे, बहुत शिकायतें हुई। स्वर्गीय रमेश भंडारी जी, महामहिम राज्यपाल, ने फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर छिड़खानी है, कुछ इसका महामारी के एक तरीके से एपिडेमिक हो चुका है। उनके जो शब्द उन्होंने यूज़ किए, एपिडेमिक हो चुका है, क्या इसके बारे में कुछ हो सकता है? हो सब कुछ जाएंगे, संसाधन का कोई संसाधन नहीं चाहिए, बस कुछ दिन के लिए हमें खुली छूट दे दीजिए, इनका इलाज बहुत कायदे से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहीं पर आकर के आपकी पुलिस लाइन में मैंने सम्मेलन किया। सम्मेलन करके ये मैंने कहा कि भाई आप लोगों को एक बहुत बड़ा एक पुनीत उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। यहाँ पर छेड़खानी जो है हमारी बच्चियों की, हमारे परिवार की महिलाओं को आना जाना दूभर कर रहे हैं। आप जाके हर महिला कॉलेज, हर ऐसे उपक्रम, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, वहाँ पर जाके सिर्फ आज आप ऑब्जर्व करें। जब दफ्तर खुलता है, जब दफ्तर छूटता है, आप खुद देख लेंगे कहाँ पर आपको मजनू नाम का जंतु दिखाई पड़ेगा। मजनू नाम का जंतु देखेंगे, कैसा होता है सर? हमने कहा इसका मतलब आप भी जो है पुलिस में होने काबिल नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इत्तला देना चाहूँगा। मजनू वो जंतु होता है कि जिसकी माँ, बहन, बेटी कहीं काम न कर रही हो, लेकिन वहाँ किसी दुकान पर जाके शीशे के सामने कभी बायां चेहरा देख रहा है, कभी दाहिना देख रहा है, कभी सीधे देख रहा है, आधे आधे घंटे अपना बाल काढ़ रहा है। उसकी भाव भंगिमा बड़ी विचित्र, या तो एकदम से टमाटर के रंग की टी शर्ट होगी या बिल्कुल चुट काले रंग की होगी। मैं कोई बुराई नहीं जिसका जो मैंने पहने, लेकिन अकस्मात और 3 बटन खुले हुए
एक कान में बुंदा, जीन्स इतनी टाइट कि मालूम पड़ा चलना दूभर हो रहा है। हाई हील का ज़माना था, हाई हील चल रहा, कट 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 कट, और हाथ में एक बहुत मोटा कड़ा। संभावना ये है 99% कि ये आपका मजनू ही होगा। एक बार बुला के पूछ ले, आपकी माता जी काम करती हैं, आपकी श्रीमती जी काम करती हैं, आपकी बहन जी, और अगर कोई नहीं तो चलिए ज़रा हम पूछताछ करें, कि मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र की शोभा बड़े दिनों से बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर ये चुपचाप जाकर के पूछ ले, क्या ये लड़का कहीं हमारी बच्चियों को हैरेस करता है? मालूम पड़ता कि सबने कहा साहब ये बहुत बड़ा शातिर बदमाश, ये तो सरदारों का सरदार, उस्तादों का उस्ताद ये है। तो हमने ये कहा सस्ते के ज़माने में एक मजनू 500 रुपये इनाम। अब आप बताइए कितने मजनू पहले ही दिन पकड़ में आ गए। 500 रुपये इनाम, क्या मतलब था ये? एक मजनू तो पुलिस में रिवॉर्ड देने की एक अच्छा। प्रक्रिया होती है, और तब 500 रुपये बहुत बड़ा इनाम होता था। आज भी है, लेकिन तब तो खैर बहुत ही बड़ा था। मजनू लाओ, 500 रुपये इनाम लो, तुम्हारे कैरेक्टर रोल में एंट्री भी हो जाएगी। 50 की तादाद में मैं समझता हूँ कि 150 के करीब मजनू नोएडा में पकड़े गए थे पहले दिन। उनको एक तरीके से हमने कहा कि हवालात वाहन में नहीं, बिल्कुल खुली गाड़ी में लेके जाओ, पिंजड़ा बना करके, तो उसको कहते थे मजनू पिंजड़ा। और ये हमने कहा था भाई देखिए, मैं मानवाधिकार का प्रबल समर्थक और संरक्षक हूँ, कोई भी इनके ऊपर गोबर, मैला, सड़े अंडे, टमाटर नहीं मारेगा, नहीं मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। समझ रहे हैं? अब मुझे क्या मालूम था कि जरा देर के लिए पुलिसकर्मी लघु शंका के लिए गए, उतनी देर में जितने मजनू थे उनकी दुर्गत ऐसी हुई, जितने सड़े अंडे, टमाटर और मैला गोबर था, उससे उनका जैसे उपटन मारा जाता है, मुंह पर, गले, छाती, पीड़ित भाग पर, नाक के मुंह के अंदर बाहर, सब उनकी सेवा हो गई। पत्रकार बंधुओं ने आपकी तरफ आके इनका नाम दीजिए, तो हमने कहा श्यामलाल पुत्र मोहनलाल, निवासी मकान नंबर, अविवाहित, ये छेड़खानी करते हुए इस विद्यालय के सामने पकड़े गए। दूसरे राम सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी ये, विवाहित, 2 बच्चों के बाप, ये यहाँ पकड़े गए। तो इसको कहते हैं रोल कॉल ऑफ ऑनर, तो ये छप गया रोल कॉल ऑफ शेम। तो पहले तो स्वागत हुआ यहाँ पुलिस लाइन में और थाने में, उसके बाद स्वागत हुआ घर में उन लोगों का, उसके बाद तो मतलब इतना ज़्यादा जब हो गया तो उनके अभिभावक गण आकर के इस बार छोड़ दीजिए अंकिल जी, हम दोबारा नहीं करेंगे। कि अंकिल जी क्या करेंगे, आपके बच्चे, आपके का बच्चे नहीं, ये हैं अव्वल दर्जे के लुच्चे। और लुच्चे का तात्पर्य यही है कि अगर शब्द संधि आप करें, लुच्चा शब्द आया है लोचन से, और लोचन से जो सारी सर्जरी कर दे उसी को लुच्चा कहा जाता है। तो ये बच्चे रही हैं, ये लुच्ची है, और इनकी खातिर आपने नहीं की तो उनकी खातिर हम ही कर देते हैं। बड़ा कामयाब रहा, महामहिम ने बहुत शाबाशी दी, पूरे प्रदेश में परिपत्र जारी किया कि अगर ये नोएडा में विक्रम सिंह कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं किलर डिस्ट्रिक्ट ले आते हैं। लेकिन वो हुआ, ये तो आपकी इच्छा शक्ति प्राथमिकताओं के ऊपर है। क्योंकि अगर आपको ये आभास है कि कहीं ऐसा न हो कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कहीं कोई युवा हृदय सम्राट न निकल आए, तो आप करेंगे नहीं। तो सर ये तो बड़े अच्छे तरीके से आपने मजनुओं से निपटा। जो एक और बात है कि जैसा पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, जिसे कहा जाता है कि आज भी लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं इस पर। आपको क्या लगता है पुलिस रिफॉर्म आज कहाँ तक पहुँचा, और क्या ये बस दिखाने के लिए हो रहा है या इसमें कुछ बदलाव आया है आपके समय से? बहुत बदलाव आया, लेकिन अगर आप कहें इसको क्वांटिफाई कीजिए, आपने उम्मीद की जब पुलिस सुधार लाते प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 पॉइंट गाइडलाइन दी थी। आज हो गया 2025, सन 96 में प्रकाश सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो 96 का 2006 में 10 साल बाद तो जजमेंट आया। जजमेंट आने के अगर 20 साल तक आप फिर भी देखें चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं, तो आपकी यात्रा लंबी है। लेकिन सुधार कैसे आया? सुधार इसमें आया कि महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी, शिक्षित वर्ग आ गया। ये अत्यंत संतोष का विषय है कि एक ज़माने में जो शैक्षिक योग्यता लगभग आईपीएस ऑफिसर्स की होती थी, लगभग वही शैक्षिक योग्यता आज हमारी कांस्टेबलरी की है। हमारी यूनिवर्सिटी में 2 कांस्टेबल्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, एक साइबर सिक्योरिटी में और एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ में। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर जब होगा तो गुणवत्ता बढ़ेगी पुलिसिंग। लेकिन जो भय की बात है उसमें अभी आपकी यात्रा लंबी है। भ्रष्टाचार नियंत्रण में यात्रा लंबी है, पब्लिक का विश्वास और समन्वय, उसकी यात्रा लंबी। मैं कह दूं हर चीज़ बिल्कुल राम राज्य आ गया है तो वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ होगा। और मैं चाहता हूं कि पुलिस लीडरशिप, जो हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी आ रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी आ रही हैं, उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि जनता निर्भीक होकर के जैसे अपने घर में आता है, शिकायतकर्ता जब आता है तो वो भयाक्रांत होता है
और जब थाने आता है तो पीड़ित होता है, उसकी मनोदशा समझ करके घाव पर मरहम लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये पुण्य और ये यज्ञ और ये पूजन और ये तपस्या का अवसर आपको परमात्मा ने दिया है कुछ देर के लिए, इसमें प्रमाद मत कीजिए। पुलिस विभाग इकलौता विभाग है जहां तपस्या करने की तनख्वाह मिलती है। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कि रिफॉर्म में आपने इतनी बातें करी, कई बार राजनेता भी होते होंगे जो इंटरफेयर करते हैं आप लोगों के कामों में, मतभेद होता होगा, तो वैसी कुछ घटनाएं हैं आपके पास? तमाम घटना ही घटना है। राजनेता अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो कि कहते हैं कि साहब मैं तो जनप्रतिनिधि, मेरा काम ही है। बिल्कुल है, आपको करना भी चाहिए। तो 4-5 सिफारिश हो सकती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये बंदूक का लाइसेंस है, 2 ट्रांसफर्स हैं और ये शिकायत की जांच है। तो सबसे पहले शिकायत की जांच है, ये मेरा काम है। शिकायत की जांच 24 घंटे में हो जाएगी, गुण दोष पे कार्रवाई हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। बंदूक के लाइसेंस, फिलहाल इलेक्शन की आदर्श आचार संहिता लग गई है, लाइसेंस बंद है, तो जब निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाए तब आइएगा। तीसरी चीज़, आपने ट्रांसफर की बात की, ट्रांसफर सीजन जब खुलेगा तब मैं विचार करूंगा। मैं करूँ कि तो मेरे तो कोई काम हुए ही नहीं, तो मैं यह थोड़ी बैठा हूँ कि मैं सब काम कर ही लूंगा। और सारे काम तो भगवान ने अपने पिता के भी नहीं किए थे, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? क्या भगवान राम ने अपने पिता की सारी बातें पूर्ण की थी? नहीं करी। मैं वही करूंगा जो लीगली और मॉरली करेक्ट होगा। एक तो चीज़ सबको स्पष्ट होनी चाहिए, जो कानूनी दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण होगी वही होंगे। और सचिन जी, जो कानूनी दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं होंगे कि आपकी दुकान खाली करवा दूं, आपके जो हिस्ट्री शीटर सिपाही हैं उनको मैं बहाल कर दूं, वो होने वाला नहीं है। लेकिन कई बार जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि किसी एरिया में दंगा हो रहा है, मॉब आ रहा है, कई बार वहाँ देखा गया है जो लोकल नेता होते हैं या बड़े नेता वो भी पहुँचते हैं इंस्टिगेट करने, या वो अपनी रैली निकालते हैं। वैसे हालात अगर आपके साथ हुए तो कैसे निपटेंगे, और आज के दौर में उसको कैसे निपटा जाएगा उस चीज़ों को? देखिए, नेता अगर जाता है कि हालात को सामान्य करने में मरहम लगाने, तो स्वागत है, किसी का भी स्वागत है। लेकिन कोई जाकर के अगुवाई करेगा मॉब की, तो जो दंगाई की सज़ा वही इसकी भी सज़ा होगी, जो वहाँ दंगाइयों का साथ दे रहा है, दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस समय, जिस समय दंगा होता है, तो शासन प्रशासन नंगी तलवार हो जाता है, जो रास्ते में जो आएगा काट ही दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप उनको नहीं निष्क्रिय करेंगे तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, दंगा और फैलेगा और शासन प्रशासन आपको करेगा निलंबित। तो अपना हक अगर आप जानते हैं तो कानून विधि सम्मत तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई, निर्भीक कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो वो फिर मैं समझता हूँ कि वो किसी के हक में ठीक नहीं होगा। लेकिन जब आप नेताओं से आपके वाद विवाद होगा इस मामले में, जैसे आपकी एक कहानी है कि आप जब नैनीताल में पोस्टेड थे तो राजीव गांधी जी से बहस हो गई थी, तो उस दौरान वो क्या हुआ था? नहीं, उसके पहले कानपुर आ जाइए, बड़ा दंगा हुआ था। एक बड़े कद्दावर नेता जो नंबर 2 थे कैबिनेट में, उन्होंने कहा आप तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उनका, मैं जुल्म नहीं कर रहा, जो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर मैं उनको नियंत्रण कर रहा हूँ। उनका, अगर आप ये नहीं करेंगे, वहाँ पर अपनी पीएसी को नहीं हटाएंगे, हमारे इलाके में पीएसी, उनका, मैं जानना चाहूँगा आपका इलाका कौन सा है? और ऐसा कोई शासनादेश अगर कोई हो कि उस तथाकथित आपके इलाके में पीएसी नहीं है, तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूँ। तो उसका मतलब आप मेरे आदेशों को नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके आदेश बिल्कुल इल्लीगल हैं। तो आपका तबादला हो गया, ठीक है, तबादला हो गया तो हो जाए। एसएसपी कानपुर से एक जगह आपके लिए ढूंढी जाएगी जो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ये इसका दफ्तर कहाँ है, ये पोस्ट कहाँ है, क्योंकि वो आपके लिए विशेष तौर पे एक क्रिएट की गई आपके लिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण से सर्वाधिक अमहत्वपूर्ण। लो ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। आईपीएस अफसर या कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति के यहाँ से जो आपकी तनख्वाह का चेक पहली तारीख को आता है, इसके अलावा आपका कोई अधिकार नहीं है। न वहाँ के अट्टालिका के जो महलनुमा मकान हो, या वहाँ के अनुचरों के ऊपर, या वहाँ के वाहनों के ऊपर। तो ये तो बात हो गई, तबादला था, तबादला हो गया। ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो थी, फिर नैनीताल में जब मैं था तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी नए नए निर्वाचित लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री थे, सपरिवार आए थे भ्रमण के लिए, छुट्टी बिताने आए थे। उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कोई भी वर्दीधारी इस मार्ग पर और मेरी ड्यूटी में नहीं रहेगा। तो ठीक, आपका काम है कहना। एक रस्ट कलर की जोगा, नई, बिल्कुल पावरफुल, बगल में सम्मानीय सोनिया जी, पीछे 2 बच्चे और एक उनका पालतू कुत्ता बैठे थे। राजीव जी, प्रधानमंत्री जी, खुद चला रहे थे। और जैसे ही राजभवन से उतरते हैं ठंडी सड़क पे, जो पहला सिपाही देखा तो उन्होंने गाड़ी रोकी और अंग्रेजी में पूछा, रेबैन चश्मा, हु इज इंचार्ज हियर? कौन इंचार्ज है यहाँ पे? तो सभी थे वहाँ, मुख्यमंत्री से लेकर मुझ तक एसएसपी तक। तो सबने कहा आप इंचार्ज हैं, आप जाइए।
दूसरे का आप जाइए। तो अल्टीमेटली जब एसएसपी पे गाड़ी रुकी तो मैं कहा, तो मैंने जाके सैल्यूट किया, यस सर आई एम इंचार्ज, आई एम विक्रम सिंह एसएसपी। Did I not ask you not to deploy a single uniformed personnel for me? Yes sir, you did. In spite of that you choose to disobey my orders? कि मैंने आपको हुक्म दिया था कि कोई वर्दीधारी नहीं लगेगा और इसके बावजूद आपने लगाया। My first concern sir is your security. We cannot take chances. Then if you choose to disobey my orders, then I'm going back. उनका जब आपने निर्णय कर ही लिया कि आप मेरी बात हुक्म उदूली करेंगे ही, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो नैनीताल अगर आप गए हैं तो ठंडी सड़क बहुत पतली सी है, और जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने, बड़े कुशल ड्राइवर थे, किचकिचा करके जो अपनी गाड़ी रिवर्स की थी, टायर का चोंचो और जो रबड़ की रगड़, तो उससे सब, एक तो प्रधानमंत्री का नाराज होना, एक सशक्त नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री युवा, सबको लगा आज सबकी नौकरी गई, आज सबकी नौकरी गई। तो सचिन जी, उसके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी जी चले गए, फिर हमको मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमको भाई जाकर के कुछ करो, देखो, नहीं तो ये तो अनर्थ होने वाला है। तो हम स्वर्गीय आर.के. शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, गए, उनको पीए वगैरह से कहलवाया, आप चले, अब कोई आपको वर्दीधारी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये नहीं कहा कि लगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जितने वर्दीधारियों से उनको चुपचाप कह दे, तुम पेड़ के पीछे छुप जाओ। तो सिक्योरिटी में तो मिलावट नहीं हो सकती है, चाहे प्रधानमंत्री जी कहें तो क्या, जो जितना डिप्लॉयमेंट ब्लू बुक के हिसाब से होना है वो तो होना है। वो किया गया सचिन जी। जब वो उतरे तो उनको एक दिखा नहीं, तो बहुत प्रसन्न, वो दोबारा आए, दोबारा आए। अच्छा। दोबारा आए। आप समझ सकते हैं कि ऐसा शायद ही कभी कोई कांड हुआ हो भारत में। दोबारा आए, दोबारा भीमताल गए, भ्रमण किया, भुट्टा उट्टा खाया। हम और आर.के. शर्मा साहब, मैं ही गाड़ी चला करके ले गया, कोई ड्राइवर को सबको हटा दिया था, पीछे बैठो, सादे कपड़े में आओ। पहाड़ में जैकेट वैकेट सब रखते हैं, टोपी उतार करके जैकेट पहनवा दिया कि हम बड़े सादे में है सब लोग। हर बहुत प्रसन्न होकर के आए। और जब राजभवन आए तो उन्होंने हाथ मिलाया, विक्रम सॉरी फॉर फायरिंग यू, यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। विक्रम क्षमा, आई एम सॉरी, तुम सही थे, मैं गलत था। और जैसे ही उन्होंने कहा, सब लोग, अरे देश का प्रधानमंत्री आपसे सॉरी कह रहा, आपका हाथ तो मैं चूम लूं। तब जब जमीन पर तारे उतर रहे थे प्रधानमंत्री के तेवर देख करके, तब क्या हुआ था। तो ये तो ठीक है, आपको अपना काम से मतलब है, जो कानून के हिसाब से विधि सम्मत है, जो औचित्यपूर्ण है, वही होना चाहिए, उसमें किसी के कहने पे नहीं। मान लीजिए हम फोर्स हटा देते, कम कर देते, हल्की से कोई कंकड़ी गाड़ी में लग जाती, तब क्या होता। बिल्कुल। तो और भी आपके जो इतना लंबा करियर है उसमें और किसी राजनेता से आपका कुछ ऐसा रहा? अच्छा, तमाम मैंने कानपुर का आपको बताया जी, कि उनका कि साहब आप यहाँ से फोर्स हटा लीजिए, उनका फोर्स तो नहीं हटेगी, फोर्स तो यही रहेगी, फोर्स नहीं हटेगी। और इसके अलावा कहते थे कि जैसे जनपद मुरादाबाद में एक बड़ी महत्वपूर्ण कुछ जगह थी, कहते थे इसको खाली करवा दीजिए, ये पुलिस के कब्जे में, पुलिस की तो मालिकाना हक है, ये तो खाली नहीं होगी। और मैंने एक लिखित आदेश भी कर दिया उनके जाने के बाद, ये इसके बारे में कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों की कुदृष्टि है और वो चाहते हैं कि इसको खाली करके प्राइवेट बिल्डर को दे दिया जाए। ये स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि ये बिल्कुल खाली नहीं होगी, और इस आदेश की कॉपी चस्पा कर दी जाए बाउंड्री पर, कि जिसने भी इधर कुदृष्टि देखी तो उसके खिलाफ NSA की और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो होता ही रहता है। जब DGP था तो एक मंत्री जी ने कहा कि मेरे कुछ ये सूची है, आप इसको तबादले को कर दें, थाने की बिल्डिंग यहाँ शिफ्ट कर दें, क्योंकि इसमें तो एक भी हो। मैं कब तक उम्मीद करूँ, पहले तो मैंने पढ़ा नहीं था। हमने कहा अगर आपका होने लायक होगा तो आज शाम को दफ्तर छोड़ने से पहले मैं कर दूंगा। अगर होने लायक ना होगा क्या मतलब, अगर लीगल नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा। कब तक, कभी नहीं करेंगे कि बिल्कुल नहीं करूँगा। क्या तो मुझे जाके मुख्यमंत्री जी से कहना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़रूर कहें मुख्यमंत्री जी से। और मैं चाहूँगा, मेरा जो मैंने आपको उत्तर दिया है बड़ी विनम्रता से, आप ये भी बता दें कि मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि ये होने वाला नहीं है, और जैसा आदेश होगा तो देखा जाएगा। तो सर अब आगे कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है, जो आप सर्वाधिक बार सम्मानित हुए हैं। आपने किताबें भी लिखी हैं 2, मानवाधिकार और पुलिस। तो ये शौक आपको कैसे आया, मतलब किताबें लिखने का? मैं पुलिस में आने के पहले भी प्रयाग विश्वविद्यालय में पठन पाठन में रुचि रखता था, नंबर अच्छे खासे आए थे, और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में रिसर्च में पेड स्कॉलरशिप के साथ मेरा दाखिला भी हुआ था। तभी से पठन पाठन मेरी बड़ी रुचि थी। और ये जो किताबें लिखी आपने, डेकॉइट्स, बागीज और बैंडिट्स, और एक आपने 4 किताबें हैं, और एक ISIS के ऊपर है, द मेंटल स्लॉटर। तो इन किताबों के बारे में और लिखने में कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। आप पढ़ें, अनुभव के निचोड़ लें, और देखें कि हम युवाओं को इसके बारे में हम क्या लेसन्स ड्रॉन दे सकते हैं।
अच्छा, और उसके बाद आप ऑडियो फाइल बना दें, जब मौका मिले तो लिख लें, प्रकाशक को दे दें, अच्छा। एडिट होकर आपके पास पांडुलिपि आ जाएगी, आप छपवा लें। लेकिन इसके लिए रुचि चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके फ्लैश और रमी खेलने लगें और जा कर के आमोद प्रमोद के जो विभिन्न मार्ग हैं उन पे लग जाएं। जो आपके जीवन का निचोड़ है, जो आपका अनुभव है, उसको आप साझा करें जिससे कि और लाभान्वित हो। आज ही के दिन दलजीत चौधरी रिटायर हुए हैं डीजी सीआरपीएफ से, डीजी बीएसएफ से, हाँ रिटायर हुए हैं। तो मैंने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी, रिटायरमेंट का टाइम अब आया है, अब तुम अपने जीवन का जो भी तुम्हारा अनुभव है, जो भी लेसन्स ड्रॉन है, उसको लिपिबद्ध करो, पॉडकास्ट पे जाओ, लोगों को बताओ। इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई मानक या कोई रॉयल्टी मिलेगी, बल्कि इसलिए कि युवा अधिकारियों को, युवाओं को एक प्रेरणा मिले। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं ये देखता हूँ। ये जो अलंकरण मिले हैं, ये तपस्या से मिलते हैं, माता पिता के पुण्य से मिलते हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से मिलते हैं। कोई भी आईपीएस अफसर, सभी लगभग बराबर हैं, लेकिन अगर है तो जो ज़्यादा तपस्या करता है, जिसने शायद माता पिता का आशीर्वाद ज़्यादा मिला, उसको ज़्यादा अलंकरण मिल जाते हैं। लेकिन एक तपश्चर्या जीवन में जब तक नहीं होगी, और तपश्चर्या जब तक है, आप आसमान के तारे तोड़ के ला सकते हैं। और जीवन में अगर तपश्चर्या नहीं, जो कि आज मुझे बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूँ कि जीवन में तपश्चर्या दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दिखाई ये पड़ रहा है कि एक तो दफ्तर में अगर मुझे आना है 9:30 बजे, मैं आऊँगा 11, साढ़े 11 बजे। आते ही मैं अपनी चौकड़ी तैयार करूँगा, शाम को आज कहाँ 4 यार मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे और क्या कौन सा खेल खेलेंगे। मेरी 36 साल की पुलिस की नौकरी हो गई, मुझे आज तक नहीं मालूम कि शराब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है। और मुझे आप देख ही रहे हैं, 75 साल की उम्र है, मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ तो मैं यही चैलेंज देता हूँ कि जो सबसे फिट अपने को समझता है कि मेरे साथ, और आपको भी चैलेंज है सचिन जी, कि अगर मुझसे ज़्यादा पुशअप लगा लें तो 50,000 रुपये जाने से पहले मैं आपको दे के जाऊँगा। बिल्कुल सर। ठीक, और उसके लिए ज़रूरी है जीवन में तपस्या और मेहनत, जिम, कसरत डेली करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटायर हो गए तो आप समझें कि अब तो हम, अब कुछ मेरा योगदान नहीं है। योगदान का मैंने दलजीत को यही आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे जो है दूसरों को प्रेरणा स्रोत बनो, दूसरों के अनुभव साझा करो, जो गलतियां और जो प्रलोभन आज के युवा को है उससे दूर रहने की प्रेरणा दो। सर, ये यूथ की जब आप बात कर रहे हैं, आज के एक नया पैटर्न आपने देखा होगा, आप तो शुरू से रह, जब आप IAS पे लिख चुके हैं किताब, ये जो रेडिकलाइजेशन आ रहा है यूथ में, जैसे अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की देखिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब डॉक्टर बनकर कोई आतंकी बन जाता है, ये ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है? ब्रेन वॉश करने के लिए एक कंसर्टेड एफर्ट होता है, क्योंकि अगर हम एक तरीके से, हमारी तरबियत और हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है तो अच्छे बुरे का ज्ञान हमें उतना नहीं रहता है। और चूंकि अच्छे बुरे का सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही, जब कुमति ही कुमति है और हमारे अंदर ये डाला जाता है विक्टिमहुड कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और जुल्म हो रहा है तो जिहाद हमारा हक है। आपने सुना होगा ये मदनी ने क्या कहा था, क्या जुल्म हो रहा है? दुनिया में आपसे ज़्यादा सुखी, संपन्न और बराबर का अख्तियार दुनिया में कहीं मिल रहा हो तो बता दीजिए। नहीं अनुभव, जाके अफगानिस्तान और सीरिया चले जाइए, देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा आटे दाल का भाव। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ विक्टिमहुड के बाद, और यही यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में भाई, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तो बीजेपी, RSS, योगी जी और मोदी जी तो नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर भी अरे बड़ा जुल्म हो रहा। एक तो तुम अपनी कंगले देश को छोड़ करके तुम गए वहाँ, अब वहाँ पर भी जाकर के विश्वमन कर रहे हो कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ भी हम जिहाद करेंगे। पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग्स वहाँ की बच्चियों को वर्गलाएंगे, लव जिहाद करेंगे, और जब पकड़े जाओगे हमारे बेगुनाह नौजवानों को फिर कवर फायर, हमारे बेगुनाह नौजवानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म है, जुल्म अभी आपको मालूम नहीं, ज़रा चीन और इजराइल में देखिए, मालूम पड़ जाएगा जुल्म किसे कहते हैं। तीसरी बात, तो जब खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो शैतान डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह से, जो आपका लिटरेचर मौलाना इरफान, जिसने इन लोगों को रेडिकलाइज किया, डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करना, क्योंकि आपने खाली दिमाग शैतान का घर, वो तो कहते थे कि हम तो केवल या तो फिजियोलॉजी की किताबें पढ़ते थे या फिर हम दीनी साहित्य पढ़ते थे। लेकिन अगर आपने फिजियोलॉजी की किताब कायदे से पढ़ी होती या उसके अंदर डीप डाइव किया, आपके पास फालतू की चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं रहेगा। और उसके बाद जब हो जाएगा तो कवर फायर। हमारे तो मजहब में ये बिल्कुल, भाई मजहब की बात छोड़ दो, मजहब बड़ा पवित्र है, हम प्रणाम करते हैं। इनके बारे में 2 शब्द कह दो कि अव्वल दर्जे के हैं नाकारे, और इनको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सबके मुंह में दही जम जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो इकोसिस्टम बना है,
पहले रेडिकलाइज करो, फिर उसको 72 हूरों का स्वप्न दिखा करके उसके ऊपर जो है फिदाइन अटैक करवाओ। कोई मौलाना ये माई का लाल नहीं कह रहा है कि हम भी जरा देख करके आए 72 हूरों का रस हम भी जरा ले करके आए। तो पहले तो भाई तहजीब तो ये कहती पहले आप, बड़े बुजुर्ग आप पहले आप। तो अब से मैं चाहूँगा कि इस तरीके की बेहुदा तालीम कोई दे कि वो जन्नत में 72 हूरें इंतज़ार कर रही हैं, ये रेडिकलाइजेशन में कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, कोई फ़र्ज़ वर्ज़ नहीं है। और कुरान पाक में ये तमाम चीज़ें कि अगर एक बेगुनाह का कत्ल होता है वो पूरी कायनात का कत्ल होता है, पूरी मानवता का कत्ल होता है, इसको माने। लेकिन जो हमारे जो निहित स्वार्थ हैं वो कट कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से इंटरप्रेशन करके जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं। अब आप देखें कि जेसिका स्टर्न प्रोफेसर है हार्वर्ड में, रेडिकलाइजेशन पे बड़ा काम किया है। तो उनकी किताब है ISIS के ऊपर, उसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको पढ़ें। रेडिकलाइजेशन देखते हैं कि जहाँ जो गरीब हो, जो विडो हो गई हो, जो किसी बहुत गंभीर बीमारी से हो, इलाज के पैसे ना हो, उसको अटैक करके उसको वर्गला के दिमाग की वायरिंग को बदलने की कोशिश की जाती है। तो उस दिमाग की वायरिंग को बदल करके सचिन जी वो उसको रेडिकलाइज करते हैं। अब अफगानिस्तान का एक आदमी, कहाँ अफगानिस्तान, अमेरिका गया और वहाँ जाकर के मरीन्स के ऊपर कातिलाना हमला करके 2 का कत्ल कर दिया। उसको क्या दो, लेकिन जब दिमाग की वायरिंग ही बदल दी रेडिकल्स ने और कठबुल्लुओं ने, नतीजा आपके सामने है। लेकिन जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी, सोचिए इतनी करीबन 1 करोड़ की फ़ी होगी, वहाँ जो छात्र पढ़ने यार इतने बड़े पैमाने पर हमारा डॉक्टर आतंकी बन जाता है। ये आपको क्या लगता है इंटेलिजेंस फेल्योर है या ये रेडिकलाइजेशन कैसे डेवलप कर गया होगा वहाँ पे? सचिन जी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी दरअसल ये पाप और चरमपंथियों की जीती जगती एक मिसाल है, जीते जगता एक नमूना है। और जितने जल्दी आप इसको डिमोलिश करें उतना कृपा आप अपने ऊपर, समाज के ऊपर करेंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रमोटर जवाद ये मऊ से 25 करोड़ रुपए उगा करके यहाँ आया, जामिया में नौकरी की, उससे मंसूबे बड़े हैं तो नौकरी छोड़ करके इसने एन केन प्रकारेण ज़मीन खरीदी फरीदाबाद में, और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 14 किलोमीटर दूर और दिल्ली NCR से 40 किलोमीटर दूर, आप समझ लें। और नाना प्रकार की मान्यताएं इसने प्राप्त की, यहाँ तक कि NAC A, और उसके बाद इसने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मान्यता ली, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, फिर अपनी यूनिवर्सिटी बनाई और तमाम 75 एकड़ ज़मीन इसको हरियाणा सरकार ने दी। तो ये इत्तेफाकन नहीं हुआ, इंटेलिजेंस तो थी ही नहीं। फेलियर तो तब होगा जब आपकी मौजूदगी हो। हिंदुस्तान का जितना भी छटा हुआ माल, क्रिमिनल माइंडेड, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड अल-फलाह में आ रहा है। केमिकल्स आ रहे हैं, TATP बनाने की तैयारी हो रही है। हॉस्टल के कमरे में डीप फ्रीज, आपने भी बहुत हॉस्टल्स देखे होंगे, क्या किसी हॉस्टल में आपने छोटा मोटा फ्रिज तो देखा होगा, डीप फ्रीज नहीं देखा होगा आपने। और केमिकल 36 क्विंटल यहाँ से फरीदाबाद से आ रहा है, नूह से आ रहा है, और 3 टन आपके पास अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है। अगर पुलिस के जो 4 चरण इंटेलिजेंस के होते हैं हर गांव में, और इसी को कहता हूँ कि पुलिसिंग फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। अगर आपको रील विल बनानी है तो पुलिसिंग छोड़ दीजिए। जाहिर है कि वहाँ की पुलिस इस चीज़ में पूरी तरीके से फेल और लापरवाह रही है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट कोई स्क्वाड नहीं शायद अभी बना है जब ये स्कैंडल सामने आया। भाई क्यों नहीं एंटी टेरर स्क्वाड आपके यहाँ? ऐसा कौन स्थान है हिंदुस्तान में जहाँ टेररिज्म एक समस्या नहीं है? आपने एंटी टेरर स्क्वाड और एंटी टेरर फोर्स क्यों नहीं तैयार किया आपने? अल-फलाह में पिछले वर्ष कश्मीर में अनुच्छेद 311 में बर्खास्तशुदा डॉक्टर नूरुल हसन, उनको आपने नौकरी दे दी। डॉक्टर शाहीना को जो लखनऊ से, हाँ, जो प्रेसिडेंट है मोमिना कॉन्फ्रेंस की, उनको आपने जगह दे दी। इसमें एक बता रहे हैं कि मसूद अजहर के रिलेटिव से वो बात करती थी वो। जी हाँ, अभी तो कई जगह गई। आपके जो लॉकर में आपके जो माल मिला है, 18 लाख नगद, सोने का बिस्किट, जेवरात, कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज की फॉरेन करेंसी, आपके यहाँ हो क्या रहा है? पार्किंग में गाड़ी जो है डॉक्टर शाहीना की, उसमें AK-47 बरेटा पिस्टल मिल रही है। आपने गार्ड्स मंगा रखे कहीं और से, हरियाणा के गार्ड नहीं रखे, आपने कश्मीर से गार्ड मंगाए हैं। तो ये क्या लोकल आप फेलियर बता रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस? टोटल फेलियर, लोकल भी और जो भी वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका पूरा फेलियर है। क्योंकि NAC आप बाहर चले गए थे, NAC की मान्यता जितने दिन रहती उसके बाद आपने रिन्यू नहीं कराया, और छात्रों को बेवकूफ़ बना करके आप NAC A दिखा करके आपने दाखिले लिए। मैं तो ये चाहूँगा कि इसकी पूरी यूनिवर्सिटी की नीलामी होनी चाहिए, सरकार अधिग्रहण करे, इन्हीं के पैसों से बच्चों के दाखिले अलग यूनिवर्सिटीज़ में कराएं,
और 10% सूद लगा करके बच्चों को दें, जो मुआवजा, जिससे कि जो इनका हानि और जो अनसेटल हुए हैं और जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको लेकर के। अल फलाह एक जीती जगती मिसाल है हमारी लापरवाही की और एक तरीके से हमारे फेलियर की इंटेलिजेंस की। तो सर आपका जो अनुभव क्या कहता है, मतलब इतने 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट ले आना, हथियार ले आना, ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? मतलब कैसे लाए होंगे वो ये सब अरे चीज़? ये तो आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, रिश्वत और लापरवाही और दोनों का मिश्रण तो कहना ही क्या, 100 सोनार की एक लोहार की। भ्रष्ट भी हो, नालायक भी हो, पैसा खाओ और कुकुर मुत्ते उगने दो, यही हुआ है। अगर जरा से भी आपको अगर एक भी कांस्टेबल ने, बीट कांस्टेबल ने बता दिया होता, आपके ग्राम चौकीदार ने बता दिया होता कि ये चीज़ अननेचुरल है, आपके यहाँ इज्तिमा अहले हदीस की मस्जिद बन गई है, आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन हो रहा है, आपके यहाँ ये तबलीगी जमात आ रही, तबलीगी जमात के आने के बाद तो ये सब तो होना ही था। तो तबलीगी जमात के आने और जाने के बाद आपने ज़रूरी नहीं समझा कि वहाँ जाकर के इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगाएं। आप दरअसल, मैं इसको नादानी या बेवकूफ़ी नहीं समझता हूँ, पूरी लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी, इंटेलिजेंस अधिकारी, थाना अध्यक्ष और जो इंडियन एक्सप्लोजिव विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं दोषी इसमें, उनको भी इन्हीं के साथ बराबर की सज़ा यूएपीए में बर्खास्त करें, जेल भेजें और इसके साथ ही साथ इनके पेंशनरी बेनिफिट्स को करें निरस्त, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने ही इन कुकुर मुत्तों को उगने दिया, अल फलाह नाम के। जी। तो अभी आपको लगता है कि जो भारत में पहले के हालात जो थे आतंक को लेकर, और अभी जो है हम उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हुए हैं और हमारा एक्शन थोड़ा अच्छा है पहले से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो एक मिसाल है, हरियाणा ने एंटी टेरर फोर्स क्यों नहीं बनाया? क्या आप अपने को समझते हैं कि आप टेरर की दस्तक आपके यहाँ नहीं है? एक तो आप कहते हैं नूह और मेवात में बड़ा मुश्किल होता पुलिस का जाना। आप ये भी कहते हैं कि इस तरीके के चरमपंथी तत्व यहाँ पर हैं। आपके यहाँ कौन से ऐसे कि राम रहीम का केस हुआ, रामपाल का केस हुआ, इस तरीके का रिजर्वेशन वाला कांड हुआ? आपके यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वैसे ही रहा है, और जब रहा है तो एंटी टेरर फोर्स क्यों नहीं बनाया? हर गांव में 4 टेरर फोर्स के होते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। एक विलेज चौकीदार, एक आपकी ग्राम सुरक्षा समिति, एक एसोसिएशन होता है पुलिस और आर्मी पेंशनर्स का, जो हथियार लाइसेंसी होते हैं। वो थाना अध्यक्ष जाकर के, और अच्छे थाना अध्यक्ष तो गांव-गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। कहीं कोई चीज़ अस्वाभाविक हो, बाहर के लोग आ रहे हैं, कोई चीज़ अननेचुरल हो रही हो, इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को देते हैं। थाना अध्यक्ष अपनी थाने के एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी, उसमें अंकित करता है और अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताता है। फिर स्टेट इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस। अब इतने चरण अगर एक साथ सबका मिडिल स्टंप अगर उड़ा है, मैं वाकई ये कहूँगा कि बहुत प्रयास करने पड़ते हैं इतनी नालायकी करने के लिए, तब अल फलाह जाके खड़ी होती है। तभी मैं कह रहा हूँ सरकारी कर्मचारियों को भी इससे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए जितनी कि इन लोगों को, डॉक्टर शाहीना को, डॉक्टर उमर को। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस श्री विक्रम सिंह जी, जिन्होंने इतनी सारी बातें करी पुलिसिंग पर लेकर, आतंक के ऊपर लेकर और रेडिकलाइजेशन के ऊपर लेकर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने जो इंसाइट दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।